So my name is Dr. Darshit Padia. I am working as an assistant professor in Government Science College, and I have also worked in the oil and gas exploration companies in Asian oil field as well as in the Fugro. And then okay, Hindi. ठीक है, okay. So I will speak Hindi, so it will be more good for everyone. ओके, सो मेरा नाम दर्शित पडिया है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपॉर्चुनिटी है 2013 से ज्वाइन किया है, और उसके पहले मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में था। सो मैंने फुग्रो में भी काम किया है, ऑफशोर में भी काम किया है, मैंने ऑनशोर में भी काम किया है, मैंने सिस्मिक में भी काम किया है, मैंने रजिस्ट्रेटिव में भी थोड़ा काम किया है, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग भी किया है। सो मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा जियो फिजिक्स का है। पढ़ा मैंने जियोलॉजी है, उसके बाद जियो फिजिक्स में मैंने 6 साल जॉब किया, और फिर मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में लगा हूँ। ओके, सो आज का जो हमारा पहला सेशन है वो हम यहीं से शुरू करेंगे कि व्हाट इज जियोलॉजी। सो बेसिकली जियोलॉजी जो है वो बोलने में बहुत आसान हो जाता है कि द स्टडी ऑफ अर्थ, लेकिन आप यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा इमेज मुझे इंटरनेट से मिला है। दैट यहाँ पर लिखा आई एम जियोलॉजिस्ट, यहाँ पर बढ़िया सा तेल के कुएं बना है, यहाँ पानी वाला स्ट्रक्चर बनाया है कि सो व्हाट जियोलॉजी एक्चुअली डू। हमें लगता है कि स्टडी ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का स्टडी मतलब क्या, अर्थ का एज निकालना, या आज की तारीख में अगर हम देखें तो ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया, यूक्रेन, सी, ये सारी चीजें जो हो रही है अभी, दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द एनर्जी। ठीक है, आज ही न्यूज़पेपर में है कि देयर वाज एन डील विद द यूएस एंड द चाइना, एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ REE, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट। सो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं अर्थ के पास इतने सारे रिसोर्सेस है कि जिसके बिना पर एनर्जी बननी मुश्किल है। जैसे कि आजकल ईवी है, धीरे 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 ईवी का ट्रेंड आ रहा है। सो हमें लिथियम चाहिए, और लिथियम के लिए खोजबीन करनी पड़ेगी। तो कौन करेगा, तो कि जियोलॉजिस्ट करेगा। सो जियोलॉजी मतलब ऐसा चीज नहीं है कि चलो हमने बाहर से अर्थ को देख लिया, पहाड़ देख लिए, नदी देख ली और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, वो बहुत ही बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस है और बहुत सारी चीजें कवर होती। और सबसे बढ़िया क्या होता है कि बीइंग ए जियोलॉजिस्ट सिर्फ 3-4 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो उनके पास हमेशा होते हैं। एक होता है हैमर, दूसरा होता है GPS, एक होता है ब्रेंटन कंपास, और एक होता है डायरी। और बाकी सब होता है उनका दिमाग, कि कैसे वो सामने वाले रॉक को देखता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी स्ट्रेटिग्राफी बनाता है, उसका डीप निकलता है, कंटेंट देखते हैं। सो जियोलॉजी बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और जिसके बारे में आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा जान ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉपुलेट की हैं। तो सबसे पहले एज, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है वो आजकल नहीं बना है, दैट बट इट इज 4.54 बिलियन ईयर ओल्ड। दूसरी बात करें तो एवरेज, तो हमें लगता है कि हमारा जो अर्थ है वो पूरा तरीके से गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पोलार पे उसकी जो रेडियस है वो ज्यादा है, और सॉरी कम है, और इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज्यादा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बल्ज्ड प्लानट, कि भाई वो इक्वेटर पे ज्यादा बल्ज हुआ है और जबकि पोलार पे थोड़ा सा दबा हुआ है। और इसके कारण, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटी है दैट इज, उसका जो फॉर्मूला है G m1m2/r²। अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो ग्रेविटी भी चेंज होगी। इसलिए हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमारा ग्रेविटी जो है वो भी पोलार से लेके इक्वेटर तक चेंज होता है। हमें लगता है कि अर्थ इज यूनिफॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, हाईएस्ट पीक जो हमारा है दैट इज माउंट एवरेस्ट, और जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है हमारा मरियाना। सो अब बेस्ड ऑन दिस हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज नॉट एन रेगुलर, या तो इट्स एन नॉट एन कंप्लीटली ओवल, इट इज इरेगुलरली शेप्ड एलिप्सॉइड। अब इससे भी थोड़ा सा आपको मैं वियर्ड थिंग दिखाता हूं। हमने जितने भी इमेजेस देखे अर्थ के, वो हमें बढ़िया सा ऐसा गोल दिखेगा, यस और नो। जो हमारे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड वाली इमेज आप लोगों में से कितने ने देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। ओके, सो जो लेफ्ट वाली इमेज है ना, ठीक है, उसमें पानी है, सब है। सो वाटर क्या होता है कि मीन सी लेवल जब हम इसे कहते हैं, अगर डिप्रेस्ड है, और अगर रोड पे भी पानी है, गड्ढे में भी पानी है,
अगर आप चल रहे हैं, हमें सरफेस तो फ्लैट ही दिखने वाला है, लेकिन रोड का पे जो गड्ढा है उस पे पानी 4 फुट रहेगा, रोड पे पानी 1 फुट रहेगा। सो ऊपर से हमें एवरीथिंग फ्लैट दिखता है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ वैसे भी फ्लैट नहीं है, इलिप्सोइडल तो है, लेकिन पूरी तरह से इलिप्सोइडल भी नहीं है। सो हमारे पास कुछ कुछ जगह पर बहुत गहरे डिप्रेशन है, कुछ कुछ जगह पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसीलिए तो इतने सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, मैपिंग किया जा रहा है, थीमेटिक मैपिंग किया जा रहा है। क्यों? अगर हमें किसी भी चीज की हाइट लेनी है, ठीक है, सर्वेइंग के टाइम आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, या तो जो ऑलरेडी सर्वेइंग में काम कर रहे हैं उनको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसे हम डेटम कहते हैं या तो रेफरेंस लाइन कहते हैं, जिसके ऊपर हमारी हाइट मेजर की जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमने हाइट लिखी है एवरेस्ट की, ठीक है, 8848 मीटर। तो ये हाइट कहाँ से आई हो, दैट्स ए क्वेश्चन। सेम वे अगर हम कहते हैं कि भाई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का हाइट क्या है, और हमारा जो सरदार पटेल साहब का जो स्टेच्यू है उनका हाइट क्या है, तो दोनों की हाइट कौन से लेवल से मेजर की गई। सो दैट शुड बी सम रेफरेंस, क्योंकि हमारा अर्थ इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि अर्थ इज नॉट एट ऑल इक्वल, आप एक ही जगह से हाइट नहीं ले सकते। सो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके डेटम का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, जिसके ऊपर आज के तारीख में हमारे सारे हाइट, जीपीएस, डीजीपीएस, एवरीथिंग जो भी है वो सारी चीजें इस पे काम करती है। मैं पहले आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, चारों स्टेट में काम कर चुका हूँ। तो वहां पर डब्ल्यूजीएस पे काम नहीं करते थे, एवरेस्ट 1986 पे, 1984 पे काम करते थे। फिर क्या होता है, उस इंडियन डेटम को हम फिर वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, तब जाके जो बाहर के सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपका डेटा जो है वो पूरा सही से प्लॉट होगा। सो ये चीजें आप इन फ्यूचर जैसे ही आप सर्विंग लाइन में जाएंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग दी ओवरव्यू। दूसरा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई अर्थ का एज तो हमें मिल गया, दैट इज 4.45, लेकिन यूनिवर्स का भी एज यहां पर दिया है 13.7 गीगा ईयर। अब मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास अर्थ का तो सैंपल है, मतलब कि रॉक्स है हमारे पास, हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम कोई डेटिंग सिस्टम से एज निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यूनिवर्स का एक भी सैंपल नहीं है कि नहीं है? होंगे, हेलो। बिकॉज जो भी मीटियोराइट जो गिरे होंगे आई थिंक उस पे से निकले। वो तो हमारे सोलर सिस्टम से आए हैं। ओके। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, हम लोग अब एक भी एक सैटेलाइट सोलर सिस्टम से बाहर नहीं ले आया। पाए। तो जो भी है हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम वो एक साथ बना है 4.54 पे, तो फिर हमने ये यूनिवर्स का एज कैसे दिया होगा? साइंटिस्ट ने यूनिवर्स का एज निकाला है। अभी हमारे पास सोलर सिस्टम के भी मीटर्स के सैंपल्स है और अर्थ के सैंपल है, वो सारे के सारे एक एज पे है। और हमारा जो एक्चुअली जो सोलर सिस्टम के एज आया है वो मीटर पे ही आया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यूनिवर्स का एज कैसे निकाला होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? जी। और हम जब आता है तो वी डायरेक्टली एक्सेप्ट कि हाँ भाई चलो ये हुआ होगा, लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे इन लोगों ने, हाउ साइंटिस्ट हैज कैलकुलेटेड 13.7 गीगा ईयर? सो इट इज वेरी इजी। हमें पता है कि कल ही हमारे हमारे लिए, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था कि हमारे साइंटिस्ट जो आईएसएस में गए। यस और नो? हम्म। ठीक है ना? तो वो इंडिया को, सॉरी, अर्थ को छोड़ के स्पेस में गए। नाउ हमें पता है कि स्पेस इज एन वैक्यूम, और वैक्यूम में जो लाइट है वो कांस्टेंट स्पीड से जाती, मतलब लाइट हो या मैटर हो, मतलब कि कोई भी मास हो, कोई भी पदार्थ हो, लाइट हो, वो सारी चीजें वैक्यूम में एक ही गति से काम करेगी। जिसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट नासा ने कंडक्ट किया था, एक बड़ा वैक्यूम टनल बनाया था जिसमें एक लोहे का गोला और फीदर, ठीक है, दोनों छोड़े थे, और दोनों एक ही टाइम पे बॉटम को हिट किए। अगर वैक्यूम नहीं होता, एयर होता है, और अगर ग्रेविटी काम करती है तो दोनों में से लोहे का जो गोला है वो पहले गिरेगा, और जो हमने जो फीदर छोड़ा है वो बहुत देर के बाद गिरेगा। लेकिन वैक्यूम में दोनों एक साथ गिरा। दैट मीन्स इन वैक्यूम मास एंड द लाइट दोनों एक ही कांस्टेंट स्पीड से। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर
आजकल तो हमारे पास स्लो मोशन कैमराज है, और हम लोग जैसे कि कोई भी फिल्म शूट कर रहे हैं स्लो मोशन में, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप हुआ और हम उसको रिवर्स में वापस जा सकते हैं। सेम वे साइंटिस्ट रिवर्स द गैलेक्सीज, कि भाई ये गैलेक्सी अभी इतनी दूर आई है तो लेट मी रिवर्स इट, कि कहाँ तक हम लोग जाएंगे कि सब एक साथ हो जाएगा और बिग बैंग हो जाएगा। मतलब कि स्टिमुलेट करके जितना भी गैलेक्सीज अलग 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 है, उन सारा डिस्टेंस को उन लोगों ने बैक किया, रिवर्स किया और एक साथ रख दिया। तो जब उन लोगों ने एक साथ रखा तब ये जाया कि भाई ये सारी चीजें एक साथ आने में 13.7 ईयर्स गीगा ईयर्स लग गए। दैट मीन्स पहला बिग बैंग 13.7 ईयर्स पहले हुआ होना चाहिए, और उसके बाद ये सारा मास जो है वो एटम बॉम्ब की तरह वहां से अलग हुआ, और फिर धीरे 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 गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज के अंदर प्लानिटिज्म बने, और उसके बाद प्लैनेट्स बने। समझ में आया अभी आपको कि कैसे ये एज निकला है? यस। यस। Yes, सो yes. क्या किया हमने, साइंस क्या है कि अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम पीछे भी जा सकते हैं, तो हमने क्या किया कि चलो जितना भी डिस्टेंस है उसको हम वापस जोड़ देते हैं। सो जब जोड़ा तो पता चलेगा कि इतना डिस्टेंस कट करने में हमें इतना करोड़ साल लग जाएगा। दैट मीन्स कि करोड़ इतने करोड़ साल पहले ये सारी चीजें इट शुड बी इन अ वन पर्टिकुलर टाइम। इसे कहते हैं प्लैंक थियरी। तो ये सारी चीजें प्लैंक नाम के फिजिसिस्ट ने की है। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट दी बेसिक्स। सो हमने जो ये यहाँ पर अर्थ पढ़ा है, ठीक है, सो गैलेक्सीज के हिसाब से अभी हमें पता चलेगा क्योंकि हम तो बहुत यंग है, अर्थ इज वेरी वेरी यंग, इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी ठीक है हम लोग अभी तक पूरा अर्थ जो है वो भी समझ नहीं पा रहे। ठीक है, सो वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग, और हमें रोज और रोज नई नई डिस्कवरी मिलती है। ओके, सो नाउ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ी 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 जितनी भी ब्रांचेस है, मतलब कि किसी को इंजीनियरिंग जियोलॉजी बनना है, क्या करना है, तो आई विल जस्ट गिव यू दी ओवरव्यू, और थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी का की ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दूंगा। सो वी हैव मोर देन 30 ब्रांचेस, जिसमें कुछ कुछ मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजियोलॉजी, स्टेटिग्राफी है, सिस्मिक है, कोस्टल मैनेजमेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, हैजार्ड मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है। सो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहला आता है सबसे बड़ा डिसिप्लिन, जो जितने भी अर्थ के ऊपर जिंदा इंसान है उनको ये सही में समझना चाहिए कि भाई अर्थ होता क्या है, उसके लेयर्स कितने हैं, और सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है। हमें पता है कि सॉइल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग नेशन। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा सॉइल भी डिग्रेड हो रहा है साथ 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 में। और जो आप लोग बहुत सारा हाइड्रोलॉजी में काम कर रहे हो, तो अभी आपको भी पता होगा सी वाटर इंट्रूजन भी आ रहा है। और ये सारी चीजें किसके साथ रिलेटेड है? सॉइल के साथ। और अगर सॉइल हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले फिजिकल जियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा साइंस है जो रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल कैसे कैसे बन रहे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। सो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ को हमने कट किया है, और हमने उसको 3 मेजर हिस्सों में कट किया है। वन इज नोन एज एन कोर, जो सबसे अंदर रहता है, अंदर का पार्ट इंटीरियर, उसके ऊपर आता है मेंटल, और उसके ऊपर आता है क्रस्ट। अभी ये कोर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा डिटेल नहीं रखा है क्योंकि फिर वो प्योर जियोलॉजी हो जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि अगर हमें यहाँ से कोई अननोन प्लेस पे जाना है तो हम लोग मोबाइल पे जो है वो जीपीएस ऑन कर देंगे, गूगल मैप ऑन कर देंगे, और हमें वो रास्ता दिखाएगा। यस और नो? लेकिन वो रास्ता कैसे दिखा रहा है, वो नॉर्थ कैसे दिखा रहा है, नॉर्थ आया कहाँ मैग्नेटिक से? मैग्नेटिक फील्ड से। यस, वेरी गुड। मैग्नेटिक लेकिन फील्ड। वेरी गुड, नाइस। और ये मैग्नेटिक फील्ड आया क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक रूल है डायनेमो, कि हमारा जो इनर कोर है, जो यहाँ पर येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, और एक आउटर कोर लिखा हुआ है, दो चीज लिखी हुई है, वन इज इनर कोर, वन इज आउटर कोर। रीडेबल है? हाँ। हाँ। तो इनर कोर जो है ना वो सॉलिड है, और जो आउटर कोर है ना वो लिक्विड है। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा, लॉजिकल, समझने लायक है।
कि इनर कोर जो है आउटर कोर है, दोनों एक ही मटेरियल का है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। ठीक है, अब जब सॉलिड के आसपास इन अ राउंड शेप जब लिक्विड मटेरियल घूम रहा है और दोनों आयरन निकल के बने हुए हैं, सैन इट प्रोड्यूसेस दी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसके कारण हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल अपने आप बन गया। और अगर हमारा इनर कोर और आउटर कोर जिंदा नहीं होता, जिंदा इन द सेंस इट नॉट लाइक एन ह्यूमन जिंदा, अगर वो एक्टिव नहीं होता तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, और दूसरे प्लैनेट की तरह सोलर स्टॉर्म जब हमारे सामने आते हैं तब हमारा प्लैनेट भी खत्म हो जाता। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही सोलर स्टॉर्म हिट किया था, बट हमारे पास, मैंने वो इमेज यहाँ नहीं रखा है, रखना चाहिए था, आई फॉरगॉट दैट थिंग्स। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर रेडिएशन को, सोलर ब्रस्ट को रोक रहा है। अब मेरा क्वेश्चन कि दोनों मटेरियल एक ही है, मैंने पानी को रखा है, एक वही पानी ज्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पे बैठे हैं टेम्परेचर इज नॉर्मल, जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, 5-6 हज़ार डिग्री तक चला जाएगा। वही मटेरियल ज्यादा टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में है, वही मटेरियल कम टेम्परेचर पे लिक्विड में है। लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है ये? ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो चीजों को मेल्ट करता है ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कोर भी हमारा पिघल जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कोर नहीं पिघल रहा। हमारा आउटर कोर जो है वो मेल्टेड है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन कोर हमारा सॉलिड है, इंटेक है। इसका भी बहुत इजी और समझने लायक कॉन्सेप्ट है हमारा एलपीजी। क्या है वो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, तो हमने वो Petroleum गैस gas. को, ये तो हमने उस गैस को, compressed. यस, बहुत इंटेंस प्रेशर है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है एटम को रिलीज होने का मौका ही नहीं मिलता, और जब तक एटम दूर नहीं जाएंगे कोई भी मटेरियल अपना स्टेट या फेज चेंज नहीं कर सकता। मतलब टेम्परेचर होने के बावजूद भी इनर कोर जो है वो बिकॉज ऑफ प्रेशर वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अगर उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिल गया वो ब्रस्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो तो इंटेक है, इसीलिए क्या बन गया? डायनेमो। अंदर वाला मटेरियल सॉलिड, इसका आयरन निकल का, और उसके जो राउंड सरफेस में है आउटर कोर लिक्विड आयरन एंड निकल, एंड दैट स्टार्टेड रोटेटिंग, और हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बेस पे हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम आज के तारीख में चल रहा है। सेकंड ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी, जिसमें जियोलॉजी जो है वो अलग अलग फॉसिल्स जो है उसका स्टडी करता है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें इतना तो मालूम पड़ ही गया है कि भाई इंसान सबसे पहले नहीं आए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर ऑलरेडी रह चुके हैं, रूल कर चुके हैं। और सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है हमारा डायनासोर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे मूवी बन गए। बेचारा ट्राइलोबट यहाँ लैब में है, लेकिन उसके ऊपर कोई मूवी नहीं बना, इसलिए वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ये जो दो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, द राइट हैंड साइड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं जिस जगह पर बैठा हूँ कच्छ यूनिवर्सिटी, ये कच्छ यूनिवर्सिटी की ही खोज है, और ये कच्छ में से मिला हुआ इंडिया का सबसे बेस्ट इथियोसॉरस का स्केलेटन है। इथियोसॉरस जो है ना वो जुरासिक पार्क 4 या 3 या 4 पार्ट में उन लोगों ने दिखाया हुआ है। वेल मछली जो लास्ट में जो सीन आता है ना जुरासिक पार्क 4, उसमें उन लोगों ने मेगासोरस और इथियोसॉरस को दिखाया हुआ। और ये जो इथियोसॉरस है वो कच्छ से मिला है, जहां पर आप राइट हैंड साइड में जो फिगर देख रहे हैं ना, दैट इज फ्रॉम दी कच्छ। और कच्छ यूनिवर्सिटी जब फील्ड में गई थी और उन लोगों ने फील्ड वर्क के टाइम पे मिला कि ओके दिस इज द कंप्लीट प्रिजर्वेशन ऑफ द फुल इथियोसॉरस। ये मराइन फॉसिल है, मराइन रेप्टाइल है जो हमें जमीन पे मिली। सो ये प्रूव करता है कि ये जमीन पहले समुद्र का पार्ट थी, समुद्र के नीचे थी, और यहाँ पर सारे के सारे समुद्री जीव रहते थे। ये भी समुद्री जीव है जिसका नाम है एमोनाइट। ये दोनों कच्छ के हैं। सो पैलेंटोलॉजी हमें फॉसिल्स, पुरानी लाइफ, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म गए, कौन कौन अभी जिंदा है, और वो मरे तो कौन से ऐसी
ट्रेजेडी हुई थी या तो ऐसा बड़ा इवेंट हुआ था, जैसे कि हमें पता है मास एक्सटेंशन, एक साथ मीटेरिक इम्पैक्ट हुआ, वोल्केनिज्म हुआ, सारे डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार अर्थ सरफेस पे हो गया है। तीसरा है क्रिस्टलोग्राफी। यूजुअली जेमस्टोन फील्ड में जो भी काम करते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलोग्राफी पे काम करते हैं। हमने देखा होगा कि वो लोग जब कटिंग पॉलिशिंग करते हैं तो दे यूज टू गिव वेरी ब्यूटीफुल एजेस। तो वो ब्यूटीफुल एजेस ऐसे नहीं आती। क्रिस्टलोग्राफी के 32 पॉइंट ग्रिप्स होते हैं कि भाई अगर हम उसको एटम के हिसाब से अलाइन करें तो कौन सा स्टेप जो फेस है उनके लिए स्टेडी रहेगा। सो दे यूज टू कट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी। हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। मिनरोलॉजी, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर आज की तारीख में वॉर हो रहे हैं। और अभी जो है लिथियम मिनरल जो है वो बहुत डिमांड में है। अभी इंडिया ने भी जम्मू और कश्मीर में लिथियम डिपॉजिट आइडेंटिफाई की है, और हमें पता है कि लिथियम इज एन एसेंशियल मिनरल फॉर दी बैटरीज। सो मिनरोलॉजी इज अ वेरी बेसिक ब्रांच। ये जो भी जियोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में आएगा उनको मिनरोलॉजी पढ़ना है और 100% उसको समझना है। पेट्रोलॉजी मतलब कि रॉक्स, ये हमारे फील्ड के लिए मतलब कि हाइड्रोलॉजी फील्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप के रॉक्स बनेंगे। एक लावा में से, मैग्मा में से जो बनेगा उसे हम इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर प्रेशर जब इस रॉक पे आएगा और वो अपने आप को बदलेगा तो हम उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। और हमें पता है कि सॉइल, रेत, ये सारा सेडिमेंट जब इरोड होकर दूसरी जगह जाएगा तो हम उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। सो हमें पता है कि इन तीनों में से एक ही ऐसा रॉक है जो पानी को स्टोर कर सकता है, रिलीज कर सकता है, वो है सेडिमेंट्री। इसीलिए हाइड्रोजियोलॉजी में हम जो काम करेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आगे आपको फोटोग्राफ पे कुछ दिखाऊंगा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ना। कई बार हमें सेडिमेंट्री रॉक्स तो मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। दैट्स आर डिफरेंट थिंग्स जो अभी आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टडी ऑफ रॉक्स, हम जो रॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। यस। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, दिस इज द रियल फोटोग्राफ। सही में ऐसे जो रॉक्स है वो बेंड हो जाते हैं। ठीक है। सो हम समझ सकते हैं कि अर्थ जो है वो इतना डायनेमिक है कि भाई पत्थर को भी मोड़ सकता है। तो हमें ये वी कैन एज्यूम कि कितना प्रेशर आया होगा उस पर्टिकुलर रॉक पे, कि अगर सॉफ्ट मेटल होता तो उसकी क्या हालत होती। सो दिस आर दी एविडेंसेस कि अर्थ जो है वो बिल्कुल स्टेबल प्लानेट नहीं है। वो अपने प्लेट्स को मूव कर रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, फॉल्ट बन रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। सो अर्थ इज एन डायनेमिक प्लैनेट, और इसकी स्टडी जो करता है उसे हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। और वो सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ता है, फोल्ड पढ़ता है। इसे हम फोल्ड कहेंगे क्योंकि ये पेपर की तरह फोल्ड हो चुका है, और इसे हम फॉल्ट कहेंगे क्योंकि ये बीच में से टूट गया है, एक नीचे गया एक हिस्सा ऊपर गया। और कच्छ में स्पेशली, कच्छ जो है वो पेरिक्रेटोनिक रिफ्ट बेसिन है, और कच्छ इज कंप्लीटली फॉल्टेड। आप कच्छ का कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, रोड कट सेक्शन पकड़ लीजिए, आपको 1 किलोमीटर में एक माइनर फॉल्ट या तो एक बड़ा फॉल्ट, दोनों में से कोई एक तो मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा। इतना सारा फॉल्टेड है कच्छ। इसलिए कच्छ जो है उसकी जियोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हमें लगता है कि हमें सैंडस्टोन मिल गया अच्छा ड्रिल करने के लिए, हमने यहाँ पर रिचार्ज स्ट्रक्चर भी प्लान कर लिया, लेकिन पता चला कि वो पानी तो 1 किलोमीटर बाद वाला खेत में जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में फॉल्ट लाइन है, और फॉल्ट लाइन के कारण हम जो लेयर कंटिन्यू समझ रहे थे कि हमने तो रिचार्ज कर दिया उस सैंडस्टोन में, वो सैंडस्टोन तो आगे खेत में भी जा रहा है तो वहां पर भी उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन बीच में आ गया फॉल्ट। हमने ये देखा ही नहीं फील्ड में, और अगर हमें ये नहीं दिखा तो हम चाहे यहाँ रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए, ये पानी यहाँ तक जाएगा ही नहीं। सो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें ये फील्ड में 100% स्टडी करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, और उसको नोट डाउन करना है कि भाई ऐसा फीचर हमारे पास यहाँ पर है। फिर आता है इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसमें सर जी, मेटल है। यस हेलो। यस। हाँ यस। ये फॉल्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें फील्ड में, अगर हम देखें कि हाँ यहाँ पे हम विचार करें।
इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसके ओके आसपास कहाँ पे फोल्ड होगा? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके नाउ जैसे कि हाँ हाँ ऑल्सो यस सर ये भी बताइएगा कि फॉल्ट एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि आई डू नॉट कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड ऑफ जियोलॉजी, हाँ तो ठीक थोड़ा है टर्म्स को थोड़ा अगर ओके सिंपल भाषा में हाँ हो जाएगा तो इट विल बी वेरी ठीक है हेल्पफुल। कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। सो एम आई विजिबल? सो ये जैसे कि एक लेयर है हमारे पास, ठीक है। ओके मैं दिख रहा हूँ हाँ और ये बुक दिख रहा है आपको? ओके नाउ इज इट विजिबल? Yes, yes, visible. ओके अभी सी, ये अभी हॉरिजॉन्टल लेयर है। अभी मैं दोनों टाइप से इसको पुश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई किया। ये पहले हॉरिजॉन्टल बेड था, अब मैंने दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, मुड़ गया अपवर्ड फोल्ड साइड। हो गया, फोल्ड हो तो गया, इसे हम राइट। क्या कहेंगे, फोल्ड। फोल्ड। यस, और ये ऐसा नहीं, ऐसा भी मुड़ सकता है, अगर ये ऐसे भी मुड़ सकता है। सो फोल्ड जो है वो अपवर्ड भी बनेगा और डाउनवर्ड भी। ये कब बनेगा, हमारे पास या तो एक साइड से प्रेशर आए तो हमारा टेढ़ा फोल्ड बन जाएगा, इस साइड से प्रेशर आया तो ऐसा फोल्ड बन जाएगा, दोनों साइड से प्रेशर आया तो सिमेट्रिकल फोल्ड बनेगा। बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, लेकिन जब रॉक मुड़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फोल्ड। फोल्डेड, फोल्ड, फोल्ड। यस ओके नाउ मेरे पास एक और बुक है। अभी यहाँ पर आपको व्हाइट पेज दिखेगा और यहाँ पर आपको ब्लू पेज दिखेगा। Fold बनेगा कैसे वो भी explain कर दो थोड़ा सा प्लीज। ओके फोल्ड है क्या? फोल्ड कैसे बनेगा, जैसे कि मुझे धक्का देना होगा, प्रेशर देना होगा। हम लोगों ने ट्रेन के एक्सीडेंट्स देखे हैं पिक्चर्स पे, कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा तो पीछे वाला जो बोगी है वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएगा। अब वो तो लोहे का बना है, वो ब्रिटल है और ऊपर से कोई प्रेशर नहीं, लेकिन ये तो प्लेट है, रॉक्स है, तो जब ये प्रेशर देगा तब क्या हो जाएगा, मुड़ेगा। मतलब कि ये प्रेशर कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब ये प्रेशर कहाँ से आएगा उसका भी मेरे पास इमेज है, जो मैं आपको टेक्टोनिक सिस्टम दिखाऊंगा, तो दैट विल बी मोर क्लियर। जैसे कि आप लोग फील्ड में गए, आप लोगों ने देखा कि राइट हैंड साइड में जो है वो व्हाइट कलर का रॉक है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ब्लू कलर का रॉक है। ये फोल्ड अगर हमारा है तो इसका क्या मतलब, इसका क्या रोल है? मुझे लगता है कि लेक्चर खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर आधे रास्ते में हम रह जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। सो इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो जैसे कि मेटल्स है, यहाँ पर कॉपर है, कोल है, चाइना क्ले है, ऑयल एंड गैस है। सो जियोलॉजिस्ट जो स्पेशली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक जियोलॉजी का पार्ट बनेगी। स्ट्रेटिग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हम जब भी रोड कट सेक्शंस देखते हैं या जब भी हम घूमने जाते हैं तो हमने देखा होगा कि एक लेयर नीचे, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर है। तो ये ऐसी चीजें है कि हम जब भी सैंडविच घर पे बनाते हैं तो सैंडविच बनाने का प्रोसेस ये होता है कि भाई पहले एक ब्रेड रखो, उसके ऊपर फिर सारे वेजिटेबल्स रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे। तो सीक्वेंस क्या बना कि भाई नीचे वाला जो ब्रेड है वो सबसे पहले हमने रखा, अगर वो नहीं रखते हैं तो हम उसके ऊपर वेजिटेबल नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भी इमेज में ऐसा ही होगा कि भाई जो नीचे वाला जो बेड है वो ओल्डर होगा, उसके वाला बेड है उससे यंगर होगा, और सबसे ऊपर वाला जो बेड है उससे यंगेस्ट होगा, सबसे लास्ट में बना होगा। यस और नो, समझ में आया ये? यस सर, ठीक यस सर। ठीक ओके देन आता है जियोकेमिस्ट्री। यस, ये भी हाइड्रोजोलॉजी के काम में आएगा, क्योंकि हमें वाटर सैंपल्स लेने पड़ेंगे, सॉइल सैंपल्स लेने पड़ेंगे, उसको इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोसेस करके देखना पड़ेगा कि भाई कंटेंट क्या है, पीने लायक पानी है कि नहीं है, टीडीएस क्या है, उसके अंदर दूसरे कौन कौन से सॉल्ट डिजोल्व है, सॉइल सलानिटी क्या है, अगर उस सॉइल में से पानी इन्फ्लेट हो रहा है तो कौन कौन से एनायन कैटायंस वो भी जाएंगे। सो किसी भी सॉइल या वाटर का जब भी हम केमिस्ट्री निकालते हैं तो उस ब्रांच को हम जियोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो दैट ब्रांच इज रिलेटेड टू द केमिकल पार्ट ऑफ द रॉक्स एंड एज वेल एज द मिनरल। जियोफिजिक्स, हमें अर्थ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखता है, नीचे कितने लेयर है जब तक कोई ट्रेंच नहीं करेगा, खड्डा नहीं बनाएगा, तब तक दिखते नहीं है। लेकिन हर बार ट्रेंच करना, खड्डा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑयल एंड गैस 3000-4000 मीटर पे मिलता है। पानी भी हमें पता है कि सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्रीज उसमें काफी डेप्थ पे मिलता है। इवन कच्छ में भी बहुत जगह पर 600, 700, 800 फुट पे। सो वी कैनॉट ड्रिल, वी कैनॉट
मेक ए ट्रेंच। तो हमें जमीन के नीचे क्या क्या है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करेंगे, और उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को हम कहेंगे जियो फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टिविटी मीटर राइट हैंड साइड में है, और ऐसे यहाँ करंट पास होगा, यहाँ पर साउंड वेव पास होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और नीचे के लेयर्स जो है वो हमें कौन कितना करंट एब्जॉर्ब कर रहा है रजिस्टिविटी के बेस पे या तो साउंड एमिशन के बेस पे, रिफ्लेक्शन के बेस पे हम उसको समझ पाएंगे कि भाई नीचे के लेयर्स हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है उसका कंपोजिशन है, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये जो सारा डिसिप्लिन है उसको हम कहेंगे जियोफिजिक्स। फिर आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, डैम बनाना, टनल बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड पेवमेंट्स बनाना। तो इन सब में भी सॉइल टेस्टिंग चाहिए, फिर रॉक का स्ट्रेंथ चाहिए कि भाई यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ क्या है, बायएक्सियल स्ट्रेंथ क्या है। तो जो पर्टिकुलर जियोलॉजिस्ट जो एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ठीक है, वो जो ब्रांच है उसको हम कहेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अभी 2 मार्वेल बने हैं, हमारा जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे हमारा ब्रिज बना, और दूसरा अटल टनल, ठीक है, जो हमने हिमालयन रीजन में बनाया। तो दोनों में इट रिक्वायर्स वेरी फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द जियोलॉजी। फिर आता है टेक्टोनिक्स, और अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना फोल्ड के, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक आप फिगर देख सकते हैं कि प्रेजेंट डे में अफ्रीका यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है। अगर इसको हम 225 साल पीछे ले लेना तो आपको दिखेगा कि जो इंडिया है ना वो तो एंटार्क्टिका के साथ, इस पर्टिकुलर सुपर कॉन्टिनेंट को हम कहते थे पेंजिया। सो उसका मतलब है कि जो है अर्थ का जो हमारा उपला लेयर है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं, वो मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है, तो कन्वेक्शन कर रहा है। इसको भी बिल्कुल हम सीधी तरीके से समझेंगे। हम सब ने पूड़ियाँ खाई है, यस और नो? पूरी बनती हुई देखिए ना। यस यस। हाँ, तो Yes, sir. जैसे ही मम्मी घर पे पूरियाँ बनाती है, और जैसे ही उन लोगों ने मम्मी ने तेल में जैसे ही पूरी डाली तो पूरी फूल के सीधी कहाँ आ गई, सरफेस पे। लेकिन सरफेस वो या सरफेस पे भी वो कभी भी आप देखोगे, कभी भी नेवर आप पूरी को सेंटर में रख ही नहीं सकते। वो पूरी अपने आप मूव होके किनारे तक आ जाएगी। बिल्कुल। जी। वो कभी आप चाहो तो सेंटर में छोड़ दो रख के, वो अपने आप किनारे पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। पानी में, लिक्विड में हमेशा जो भी एटम्स मूव होंगे, मतलब कि हीट मूव होगी, वो हमेशा गोल फॉर्म में मूव होगी। उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी चीज रहेगी वो ऐसे घूमेगी, तो वो ऊपर वाले लेयर को तोड़ेगी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, पहले नहीं टूटा था, लेकिन धीरे 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 देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जाए, तो इस पे ऊपर खिंचा हुआ आएगा, और फाइनली इट विल ब्रेक। ये टूट के आगे जाएगा, किसी के साथ टकराएगा, और हिमालय, आल्प्स, इतने बड़े बड़े पहाड़ बना देगा। हिमालय अभी कैसे बना, हम सबको पता है कि इंडिया की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, यस और नो? यस। तो कहाँ से टकराई? क्योंकि वो यहाँ से टूटी, यहाँ पर हमारे पास बढ़िया सा कन्वेक्शन करंट बना, और इंडिया का प्लेट टूटा और भागता हुआ कहाँ गया, तो कि यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया। जब टकराया तब क्या बन गया, बड़ा सा हिमालय। यस, फोल्ड भी बनेगा, फोल्ड बनेगा, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स बना देगा। यस। सो अभी इंसान का तो काम नहीं है कि भाई हम रॉक को फोल्ड कर सकते हैं, वो नेचर का ही काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। प्रेशर चाहिए। यस, वेरी गुड। सो और हमारे पास अर्थ सरफेस के नीचे प्रेशर की कोई भी कमी नहीं है। सो इन सारी चीजें पे जो स्टडी करता है वो जियो टेक्टोनिक्स का पार्ट बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोजियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा बूम इसी सेक्टर में है, क्योंकि हम भी जब पहाड़ पे जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम पहाड़ की टॉप पे जाए और सब ऊपर से देखें, एरियल व्यू ले। क्यों एरियल व्यू ले? क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे। वही चीज अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें नहीं दिखेंगे, यस और नो? सो ज्यादा चीजें दिखेगी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं क्या क्या, तो कि भाई हमें स्लोप मिलेगा, कि भाई अच्छा ये ढलान इस तरफ है, जो रोड से हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर गए हम पता चल गया कि भाई ढलान इस तरफ है। तो जब बारिश होगी तब पानी भी उस तरफ जाएगा, ठीक है ना?
रिवर बन रही है तो अच्छा रिवर भी किस तरफ मुड़ रही है, कहाँ मेंडर कर रही है, ये सारी चीजें हमें सैटेलाइट इमेजरी से, मतलब कि जो हमने उपकरण छोड़े हैं वहां से मिल जाएगी। सो हम जो डेटा सैटेलाइट से लेके उसको प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, तो वो सारी चीजें किस में काउंट होगी? रिमोट सेंसिंग। रिमोट मतलब विदाउट टचिंग दी अर्थ सरफेस हमने डेटा जनरेट किया। कहाँ से? एक्सक्यूज मी, सैटेलाइट से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रेड लाइन्स है, कुछ ब्लू लाइन्स है। तो हमने क्या बना दिया, इस पर्टिकुलर एरिया का ड्रेनेज मैप, कि भाई नदी जो है वो यहाँ से इस तरफ बह रही है, नदी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, मतलब कि इसकी डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, डेंसिटी कहाँ कम है। अगे अभी हमें अगर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, अभी रिमोट सेंसिंग में हमने देखा कि अच्छा वहां तो भाई कोई ट्रिब्यूटरी या तो छोटी नदी भी नहीं बह रही है, तो अगर हम वहां पर रिचार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? सो बिफोर परसुइंग द एक्चुअल डेटा, हम लोग क्या करते हैं कि भाई रिमोट सेंसिंग की मदद लेके हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे कि भाई हाँ एरिया किस तरह से है, एरिया का जनरल स्लोप क्या है, एरिया के अंदर ड्रेनेज डेंसिटी कितना है, एरिया के अंदर सिटीज कितने हैं, एरिया के अंदर फार्म्स कितने हैं। ये सारी चीजें आप सैटेलाइट इमेजरी से देख सकते हैं और एनालाइज। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो हम लोग धीरे 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 जो जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी या तो सॉरी हाइड्रोजियोलॉजी में यूज है उस ब्रांच पे ऊपर जा रहे हैं। सेकेंड ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द हाइड्रोजियोलॉजी, उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, नाउ फ्रेंड, इसको भी समझने के लिए हम बहुत ही सिंपल टर्म यूज करेंगे। हम सब लोग अपने कैमरे से फोटोग्राफ लेते हैं, फोन से फोटोग्राफ लेते हैं, प्रोफेशनल कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं, तो उनमें एक हर एक में डेडिकेटेड मोड होगा और उस मोड का नाम होगा लैंडस्केप। यस और नो? हाउ मेनी? लैंडस्केप। हाँ, लैंडस्केप Yes, मोड yes. होता है। हाँ हाँ, तो ये लैंडस्केप नाम क्यों दिया होगा? Yes, लैंडस्केप। because of the the larger Wide angle. profile वो जो कवर करता है इसके वजह से। वेरी गुड। लैंडस्केप मोड में आप देखोगे, जैसे ही आप लैंडस्केप मोड पे लोगे ना, आपका फोकस नहीं हो सकता। आप स्क्रीन को टच करो लेकिन वो एक जगह फोकस नहीं करेगा, वो हर एक जगह पर यूनिफॉर्मली फोकस करेगा। पोर्ट्रेट फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, जब हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफ क्लिक करेंगे ना तो हमें जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शूट करना है उस पर फोकस करेगा। जैसे लैंडस्केप मोड पे गए वो इक्वल फोकस करेगा। यस और नो? ब्रॉडर। सो ये लैंडस्केप टर्म जो है ना वो जियोमॉर्फोलॉजी से आया है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का देन है। जियोमॉर्फोलॉजी हैज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लैंडफॉर्म्स एंड द लैंडस्केप। अब लैंडफॉर्म क्या है? कोई भी सिंगल फीचर, जैसे कि अगर हम कोई भी एक पहाड़ को ले ले, सिंगल पहाड़ को ले, तो वो बन जाता है हमारा लैंडफॉर्म। लेकिन उस पहाड़ में हमें नदी भी दिख रही है, उस पहाड़ में हमें बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं, या तो पहाड़ की पूरी लाइन, माउंटेन चेन्स दिख रही है, मतलब कि हमें 10-12 फीचर्स एक साथ दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, तो कितने सारे फीचर्स यहाँ दिख रहे हैं। ग्लेशियर है, माउंटेन है, रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, हिल है, ठीक है, ओशन दिख रहा है। सो जब बहुत सारे फीचर्स हमें एक ही फोटोग्राफ में खींचने हैं तो हम उसे लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्केप। और जब भी लैंडस्केप खींचोगे, मोड पे जाएंगे हम, हमारा जो कैमरा है वाइड एंगल हो जाएगा और सामने जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो एक साथ वो कैप्चर करेगा विथ इक्वल फोकस। इसलिए उसका नाम जो है वो टेक्निकली दिया गया लैंडस्केप मोड। So that landscape is originated from the geomorphology, landforms and the Yes, sir. yeah. अब इस जियोमॉर्फोलॉजी के टोटल 4 मेन सब ब्रांचेस है। नंबर 1 इज फ्लूवियल, मतलब कि रिवर से बनने वाला मटेरियल। दूसरा होता है ओशियंस, मतलब कि दरिया किनारे के आसपास बनने वाला लैंडफॉर्म्स। तीसरा होता है एवोलियंस, मतलब कि ड्यून्स, विंड से बनने वाला, ठीक है। और चौथा होता है बर्फ, ग्लेशियर से बनने वाला। इनमें से हम लोग हाइड्रोलॉजी में जो यूज करेंगे दैट विल बी मोर ऑफ द हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी या तो रिवर जियोमॉर्फोलॉजी। तो पर्टिकुलरली जब भी हमें कोई भी स्टडी शुरू करना है
चाहे वो हमें हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वेल इन्वेंटरी करनी है, वेल स्टडी करना है, ग्राउंड वाटर फ्लो निकालना है, ठीक है, कुछ भी निकालना है, उसके पहले हमें एक सरफेशियल एरिया, सरफेशियल व्यू हमें पता होना चाहिए, या तो उसका डेटा हमारे पास पहले से होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप राइट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन रिवर है, और जो ऊपर वाली रिवर है वो अपना पानी इस रिवर में डाल रही है। देखो ये वाला रिवर भी, जो कर्सर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। कर्सर इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, या yes. सो हम देख सकते हैं कि देखो ये रिवर है और यहाँ ट्रिब्यूटरी, ये सारी चीजें जो पानी है वो इस मेन रिवर में जा रहा है। सो यहाँ पर जो गांव है उनको ये सारी रिवर्स पे से जहां पर भी बारिश होगा ये सारा पानी इसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो गांव है, ठीक है, वो चाहे यहाँ कितना भी बारिश हो जाए, इस गांव को इस पानी, बारिश वाला मतलब कि रिवर वाला पानी मिलने वाला नहीं है। सो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे और उनको हम कहेंगे हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी। सो ये बेसिक्स होता है। जैसे ही हम इस फील्ड में आएंगे हमें इनके फीचर्स पता होने चाहिए कि भाई फ्लड प्लेन, रिवर बैंक्स, फ्लड प्लेन किसे कहेंगे, रिवर बैंक किसे कहेंगे, चैनल बार किसे कहेंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल बड़ा 1-2 घंटे का लेक्चर चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्यूवेल जियोमॉर्फोलॉजी। लेकिन ये सारी चीजें आप जैसे 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 इस पर्टिकुलर कोर्स को खत्म करेंगे, आगे इस पे अगर काम कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म्स आपके सामने बार बार आएगी। जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी, रिवर नेटवर्क, ड्रेनेज नेटवर्क, मेन ट्रंक रिवर या ट्रिब्यूटरी रिवर, लिटोरल जोन, फ्लड प्लेन, चैनल बार, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी जो धीरे 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 आप समझेंगे। सो यहाँ पर भी देखो हमने एक डैम बनाया हुआ है एंड इन दी लेफ्ट हैंड साइड फिगर, और डैम में से पानी छूट रहा है, एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, डैम में से जा रहा है। सो दिस इज हाउ द रिवर विल फ्लो। यहाँ पर सेटलमेंट अगर बना रहे तो हमें पता होगा कि भाई डैम में से कितना पानी रिलीज हो रहा है, कितना इनफिल्ट्रेट होगा, उसको खेत के लिए कितना पानी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना पानी चाहिए। ये सारी चीजें का एनालिसिस जो होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, देन कम्स आवर मेन पार्ट, that will be hydrogeology, the science of the water। ठीक है, सो हमें पता है कि भाई वाटर नेवर लीव्स द अर्थ, वैसे भी सॉइल भी नेवर लीव्स द अर्थ, जो भी अर्थ पे है वो अर्थ पे ही रहता है, खत्म हो जाता है, लेकिन अर्थ को छोड़ के कहीं जाता नहीं है। लेकिन फिर भी अर्थ मूव हो रही है। अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्विंग द सन, अर्थ भी इतनी डायनेमिक है, उसकी जो सरफेसर प्लेट है जिसपे हम रुक रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, वो भी मूव हो रही है। और उसका वन ऑफ द एविडेंसेस आर अर्थक्वेक्स। सो इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, वो है हमारा वाटर साइकिल। ठीक है, सो वाटर साइकिल हम लोग जब स्कूल में थे तब हमने पढ़ा है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। तो कभी इवोपरेशन, सबसे पहले क्या होगा, ओशन से या तो कोई भी बॉडी है वहां से इवोपरेशन होगा, वो सारा जो इवोपरेटेड मटेरियल है वो ऊपर जाएगा। कंडेंसेशन होगा, मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा। एक बार क्लाउड फॉर्म होने के बाद पानी जब भर जाएगा इट विल स्टार्ट प्रिसिपिटेटिंग। ठीक है, प्रिसिपिटेशन के बाद क्या होगा, सारा जो पानी है वो वापस जमीन पे गिरना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रेनिंग। ठीक है, इंसेप्शन। ठीक है, फिर आएगा इनफिल्ट्रेशन, यहाँ से हाइड्रोजियोलॉजी का काम शुरू होता है। बारिश तो बहुत हो रहा है, हमने बहुत से जगह देखा, जैसे कि लास्ट टाइम कल परसों की बात हो रही है कि सूरत में इतना सारा बारिश हुआ, सारा का सारा क्या इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ, तो कि भाई नॉट इवन 1 to 2%। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या, जितना भी पानी गिरा वो जमीन के नीचे कितना गया। अब वहां तो कंक्रीट जंगल है, सारे रोड्स हमारे कंक्रीट के हैं, बिल्डिंग्स हमारे कंक्रीट के हैं। सो लास्ट ईयर जूनागढ़ में भी वही केस हुआ, इस बार सूरत में भी वही केस हुआ, लास्ट ईयर बड़ोदरा में वही केस हुआ। बारिश बहुत सारी हो रही है लेकिन हमारा इनफिल्ट्रेशन जो है सिटी में 0 हो रहा है या 1 to 2% जा रहा है, निग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें जितने गार्डन्स थे उसमें भी हमने अभी देखो, आप बहुत सारे जगह देख रहे हैं पेवर ब्लॉक्स डाल रहे हैं। अब पेवर ब्लॉक्स डाल दिए तो पानी नीचे जाने वाला नहीं। पहले क्या था, गार्डन्स में
पत्थर रख देते थे, गोल गोल पत्थर रख देते थे, बच्चे खेलते थे, एक्यूप्रेशर भी हो जाता था और साथ साथ में पानी भी इनफिल्ट्रेशन हो जाता था। अभी क्या हो रहा है कि वी आर यूजिंग पेवर ब्लॉक्स, सीमेंट रोड्स। सो इनफिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा? सरफेस रन ऑफ। तो क्या अब रन ऑफ कहाँ पर होगा? ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अब सिटी जब प्लान किया था तब आपने देखा होगा कि अभी जो नया नया सिटी प्लान हो रहा है तो वो रिमोट सेंसिंग के हेल्प से वो लोग एलिवेशन ढूंढ रहे हैं, फिर ड्रेनेज ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो पुराना सिटी था वो तो ऑलरेडी स्कैटर्ड था और जहां जहां उनको जगह मिल गई वहां पर वो सेटल हो गए। अब वो हो गया थोड़ा डिप्रेस पार्ट। अब यहाँ बन गया नया सिटी। अब वहां तो कांक्रीट जंगल बन गया, तो जितना भी पानी आ गया वो कहाँ गया? रन ऑफ के फॉर्म में नीचे। इसलिए हम लोग अभी फ्रीक्वेंटली, चाहे आप कोई भी सिटी ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कोई भी ले लो, फ्लडिंग हमें होता है ज्यादा। यस यस ये मिल ही रहा है। क्योंकि अभी बैंगलोर इज अ क्लासिक एग्जांपल, बैंगलोर तो है यस ही यस पूरा। एग्जैक्टली टेक सिटी है, लेकिन बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी, हाँ, क्या बोलते हैं कि यस कंप्यूटर साइंस में काफी इनफैक्ट हाईटेक, लेकिन इनफैक्ट पिछले साल लूनी ऑल्सो हैड टू फ्लोट टिल कच्छ, क्योंकि शायद वो पूरा रन ऑफ चला गया था यस उसके यस वजह वहां से। तक आया था, वहां तक आया था। और इवन कच्छ की तरफ आ गया था पूरा। कच्छ भी तरफ आया था, और इवन रन ऑफ कच्छ में भी 2 फुट तक पानी आ गया था। सो वही है कि दैट इज सरफेस रन ऑफ। तो ये सारा पानी हमारा अगर वेस्ट हो गया, अगर हम उसको कहीं पर आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे कि अभी एसीटी इस पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। सिटी में भी, जैसे कि हमारी कॉलेज में भी किया है, ठीक है। तो भले वो कंस्ट्रक्शन इसका हो, बीच पे तोड़ के हम लोग उसको वापस सॉइल एनग्रेड करके बना सकते हैं। हमारा कॉलेज में टोटल 9 ऐसे हमारे पास आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। हमारी कॉलेज जो है वो भी सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे है, और उसके कारण आसपास के बहुत सारे इलाकों में पानी का लेवल भी बढ़ा है। और सबसे बढ़िया क्या बात होती है कि सरफेस इनफिल्ट्रेशन बढ़ने के कारण हमारी कॉलेज में जो पहले एक एक दो दो एक एक दिन तक पानी भरा रहता था ना, अब वो 3-4 घंटे में खाली हो जाता है। क्योंकि पानी कहाँ चला गया? नीचे, जमीन के नीचे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें पता है ये चीजें हैं, हमें गवर्नमेंट बॉडीज को इन सारी चीजों को कन्विंस करना है कि दिस इज साइंस। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी समझ सकता है। हम लोग जो भी ब्यूरोक्रेट्स है या तो जो हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, उनको समझा सकते हैं कि हमें इतना ही चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। इसके कारण पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं, लाइवलीहुड्स को बचा सकते हैं। इतना सारा नुकसान हो रहा है जिसके जिसके घर में पानी गया उसको भी बचा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये सारी चीजें समझने के लिए हमें ये सारे मैप्स समझने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सर्वे करना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। सारी चीजें हमारी स्टडी का पार्ट बनेगी। अब जब हम ये सारे तार को एक साथ जोड़ेंगे ना, तब हमारे पास ये सारे नतीजे आएंगे। ओके। सो जैसे ही पानी इनफिल्ट्रेट होगा वो जमीन के नीचे स्टोर हो जाएगा, और जैसे वो जमीन के नीचे स्टोर हो जाएगा हम लोग उसे ग्राउंड वाटर का नाम देंगे। क्या देंगे? ग्राउंड वाटर का। अब देयर इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। पानी जब सरफेस पे गिरता है ना तो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बनता है, उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे कि हम एग्जाम दे के पास होते हैं ना, वैसे सेम वे द वाटर ऑल्सो हैज टू पास फ्रॉम 2 जोन्स। उसमें जो ऊपर वाला जोन है, दिस इज जस्ट ए बेसिक, मैं बिल्कुल ही आपको बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन एक मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है तो, कि भाई ये सारी टर्मिनोलॉजी आप आगे जब पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। सो ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम कहेंगे जोन ऑफ एरिएशन। मतलब कि ये ऐसा जोन जहां पानी पास तो होगा लेकिन पानी ज्यादातर वहां रुकेगा नहीं, ग्रेविटी उसको नीचे ही लेके जाएगी। सबसे पहला आता है सॉइल वाटर, जहां पर हमें वेजिटेशन मिल जाता है। फिर इंटरमीडिएट वेडो जोन, यहां से पानी नीचे आएगा, और फाइनली वाटर विल स्टार्ट स्टोरिंग, और उसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर जोन। और जो पानी का ऊपर का लेयर है उसे हम कहेंगे वाटर लेवल। और जैसे ही हमने कुआं खोदा और कुएं में हमको पानी दिखा तो हमें एक लेवल मिलेगा कि भाई हाँ, सरफेस से 10 मीटर नीचे पानी है। सो ये 10 मीटर बना,
ठीक है। और जो जो वाटर लेवल बना यहाँ का, तो उसको हम कहेंगे वाटर टेबल। ये कोई फिजिकली लकड़े का टेबल नहीं है, बट इट्स एन सरफेस एलिवेशन या तो सरफेसल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वाटर, उसको हम नाम देंगे वाटर टेबल। सो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको वेल इन्वेंटरी करने हैं तो हमें पोस्ट मानसून, प्री मानसून, हम लोग क्या करेंगे, वाटर टेबल को मेजर करेंगे। अच्छा, पानी बारिश गिर रहा है तो हम देखेंगे कि बहुत जगह पर वाटर लेवल है वो ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा है। जैसे जैसे समर आएगा वाटर पंप होगा और वही वाटर टेबल लेवल नीचे चला जाएगा। यस। फिर हर एक रॉक जो है वो पानी स्टोर नहीं कर सकता, पानी छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके बेस में भी 3 मेन प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 इज पोरोसिटी। मैंने यहाँ एक भी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिखी है। पोरोसिटी मतलब कि मटेरियल जो पानी को स्टोर कर सके। परमेबिलिटी मतलब कि ऐसा मटेरियल जो पानी को वापस फ्लो भी करा सके। अब परमेबिलिटी के एक लेवल ऊपर जाएंगे, फ्लो तो करा सकता है, लेकिन कितना वॉल्यूम फ्लो करा सकता है उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब इस चीज को हम बिल्कुल ही इजी वे में समझते हैं। तो ओके, सो अगर हमने स्पॉन्ज लिया, हम सब ने स्पॉन्ज यूज किया हुआ है। अगर हमने जैसे स्पॉन्ज को पानी में रखा तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? जी, यस। यस। अब हमने स्पॉन्ज को जमीन पर रख दिया, वो धीरे 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 वापस वाटर रिलीज करना शुरू कर देगा। मतलब जितना ही पानी उसने स्टोर किया था उतना ही वापस वो रिलीज करेगा। यस और नो? यस। उसकी जगह हमने थोड़ा सा रुमाल भिगोया, अब उस रुमाल को हमने रख दिया, तो आप देखोगे कि रुमाल भीग तो गया, लेकिन रुमाल स्पॉन्ज की तरह वापस पानी नहीं छोड़ रहा है, वो पानी को होल्ड करके बैठा हुआ है। जब तक आप उसको निचोड़ेगे नहीं तब तक वो पानी छोड़ने वाला नहीं है। पर यस और नो? स्पॉन्ज में भी तो ऐसे ही होगा ना, जब तक हम निचोड़ेंगे ही नहीं तब तक वो पानी थोड़ी ना रिलीज नहीं करेगा। नहीं, स्पॉन्ज में क्या होगा, अगर आप उसको ऐसे ही रख रहे हैं ना, तो ग्रेविटी के कारण थोड़ा 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 ड्रॉप 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 है वो। रिसता है थोड़ा थोड़ा पानी। क्या? अब उसी जगह अगर आपने जैसे कि हैंडकरचिप को भिगाया है तो वो ऐसे ड्रॉप नहीं छोड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल्स पानी को तो पकड़ लेंगे लेकिन निचोड़ेंगे नहीं, मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे स्पॉन्ज की नहीं। डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि या वो कितना एग्जैक्टली रिलीज एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन जो मटेरियल वाटर स्टोर कर सकता है वो सारे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? पोरस। यस, उसे हम क्या कहेंगे? पोरस। लेकिन जो मटेरियल पानी रिलीज करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? परमेबिलिटी। परमिएबल। मतलब कि सारा मटेरियल पोरस तो है लेकिन हर एक मटेरियल परमेबल होना जरूरी नहीं है। यस, जस्ट लाइक पैसा सबके पास है, देता कोई नहीं, सब नहीं या देता। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें जैसे कि हाइड्रोलॉजी में पोरस रॉक तो बहुत मिल जाएंगे कि वाटर, भाई इसने वाटर तो स्टोर करके लिया है, लेकिन जैसे ही हम उसमें कुआं खोदेंगे, ड्रिल करेंगे, वो कुआं में वापस पानी लाएगा नहीं, क्योंकि वो पोरस तो था लेकिन परमेबल परमेबल नहीं था। नहीं था। इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे लिए, हाइड्रोलॉजी के लिए फंडामेंटल है समझना, कि हमें ऐसा ही रॉक टाइप चाहिए जो पोरस भी हो और साथ परमेबल भी में हो। परमेबल। अभी चलो परमेबल है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर हमने तो साहब ने बताया कि भाई उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। परमेबल तो है लेकिन उस कितना परमेबल है उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी न्यूज चैनल पे जब बाढ़ आती है या तो डैम में से जब पानी रिलीज करना होता है तो वो लोग टर्म यूज करते हैं, इतना क्यूसेक पर मीटर उन लोगों ने पानी यूज छोड़ा हुआ है। यस, सो दैट इज एन वॉल्यूम, कि वो 1 सेकंड में इतना पानी छोड़ रहे हैं। सेम वे अगर हम वेल ड्रिल कर रहे हैं तो इतना पानी, इतना लीटर पर मिनट इस वेल में आ रहा है, उसको हम टेक्निकली कहेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आगे। सो परमेबल तो है, हमने ड्रिल भी कर लिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि ये परमेबल लेकिन इसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो भी ड्रिल करने के बाद ज्यादा पानी
वेल में नहीं आएगा आता। नहीं। 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 सो हमें ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बेस पे 4 टर्मिनोलॉजी आप हमेशा पढ़ते आओगे। इसमें से पहला आएगा एक्वीफर, ऐसा मटेरियल जो पानी स्टोर भी कर लेगा और जरूरत पड़ने के टाइम पानी रिलीज भी करेगा। यस, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और हम सब ने, आप सब ने ये देखा हुआ है, हम जैसे ही बीच पे जाते हैं, बीच किससे बना होता है? रेत से। रेत में हमने गड्ढा किया, दरिया का पानी है उस गड्ढे में आ गया। वो पानी दिख ही नहीं रहा था ना आपको, आप तो जब रेत पे खड़े थे तब आपके जमीन के नीचे पानी है लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने गड्ढा किया तो हमने पता चला कि भाई तो रेत के अंदर तो पानी है। सो दैट मटेरियल इज वेरी लूज, वो पानी को छोड़ भी देगा, स्टोर भी कर लेगा। सो ये सारे मटेरियल हमारे एक्यूफर बन जाएंगे। अगर ऐसा कोई बॉडी हमें जमीन के नीचे मिल गया, जैसे कि यहाँ पर आप घर के बढ़िया सा एक व्हील बनाया है और यहाँ पर उनको ऐसा मटेरियल मिल गया जो स्टोर भी कर रहा है और साथ साथ में रिलीज भी कर रहा है, डिस्चार्ज। या डिस्चार्ज, वेरी वेरी गुड फॉर आवर पर्पस। इसे हम क्लासिफाई करेंगे एक्वीफर। दूसरा है जिसकी एबिलिटी तो है स्टोर करने की, मतलब कि ये पोरस तो है लेकिन परमेबल नहीं। एक्वीफर क्या होगा? पोरस भी रहेगा और साथ में परमेबल भी रहेगा। वेरी गुड। दूसरा जो है वो है एक्विक्लूइड, वो पोरस तो रहेगा, क्ले, या तो हम जो आटा गूंथते हैं, मुझे तो आटे का ही यहाँ पर एक वो फोटोग्राफ रखना था कि हम लोग जब रोटियां बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तब हमेशा उसमें पानी डालते हैं। अब वो पानी कहाँ गया? कभी कितना भी निचोड़ दो आटे को, कुछ भी कर एब्सॉर्ब लो, हो गया। हाँ नहीं, कुछ भी कर लो, पानी कभी पानी स्टोर हो जाता है उसके अंदर पोर स्पेस, छोटे 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 जो स्पेस थे उसमें पानी चला गया। अब उसको कितना भी कंप्रेस कर लो, वो पानी बाहर आने वाला नहीं है। यस। सो दिस मटेरियल हैज कैपेसिटी टू स्टोर मटेरियल। लेकिन हमारे पास, जैसे कि हम लोग कोई विलेज में गए, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है वहां पर, लेकिन वो विलेज के आसपास सब जगह पर क्ले ही है, तो हम चाहे कितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो हेल्पफुल होने वाले। सो फॉर दिस थिंग्स वी रिक्वायर्स अनदर टेक्नोलॉजीज। इस क्ले के अंदर जैसे कि हम लोग फिर पत्थर डालेंगे, उसकी पोरस परमेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, उसका मिक्सचर बना के, या वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स एंड देन ड्रिल ज्यादा करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? कि या फिर drill ग्राउंड करते- वाटर ना करके और सरफेस वाटर को ये मतलब यस वही है स्टोर कि करेंगे। हमें ये सारी चीजें, हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो एक एक चीजों को हमें साथ साथ में समझना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने, चलो फॉर एग्जांपल ये देख लिया कि ओके भाई रिवर इस तरह से बह रही है, ये बहुत अच्छी जगह है बनाने के लिए, लेकिन हमने वो देखा नहीं कि मटेरियल क्या था। सो साथ साथ में हमें मटेरियल भी देखना है कि भाई वो एक्वीफर है, एक्वीक्लूइड है, या तो एक्वीफ्यूज है, ग्रेनाइट्स। प्लेटफॉर्म हमारे जो है घर पे, या तो हमारे जो फ्लोरिंग है वो पत्थर से बनते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम पानी गिरेगा तो भी निकाल सकते हैं, वो पानी कभी भी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो ट्रांसमिट की तो बात ही नहीं आती है। सो उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम क्या कहेंगे? एक्वीफ्यूज। या और उसके बाद में आता है एक्वीटार्ड लीकी, मतलब कि ऐसा लेयर दो एक्वीफर के बीच में है, जैसे कि सैंडी क्ले, क्ले का पार्ट भी है और सैंड का पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ट्रांसमिट भी करेगा और थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब भी डिस्चार्ज करेगा। करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक्वीफर नहीं मिल रहा तो चलो एक्वीटार्ड तो है एटलीस्ट हमारे पास, तो दैट्स एन सेकंड ऑप्शन। सो फिर अब बेसिक टाइप्स, ये भी आप बहुत आगे जैसे जैसे पढ़ोगे आएगा कि यस, जैसे आप बोल रहे थे ना, आई विल गिव यू एन वेरी इजी एग्जांपल कि हमने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, अभी इंस्टा में भी ये वीडियो चल रहा है कि कोका कोला का जो बॉटल है, ठीक है, उसको हमने बिल्कुल शेक कर दिया और जमीन पे छोड़ दिया तो रॉकेट की तरह, या तो बिल्कुल मतलब हाई एनर्जी के साथ वो रिलीज हो रहा है, यस और नो? तो वो कैसे है, ऐसा क्यों हुआ? प्रेशर क्रिएट होने से। क्यों? कौन सा प्रेशर? बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और गैस जो है वो लाइट होता है लिक्विड से,
तो गैस जो है वो रिलीज होना चाहता है। आप रिलीज होने के लिए उसको स्पेस चाहिए, लेकिन प्लास्टिक का बोतल तो पूरी तरह से कवर था, मतलब अंदर प्रेशर है, सिर्फ क्या चाहिए था, हमें एक पिन करना वैक्यूम। था या एक ब्रेक थ्रू चाहिए था। जैसे ही ब्रेक हुआ वहां से वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? सेम वे हमने स्पंज लिया, उस स्पंज को हमने पूरा पानी से भर दिया है और चारों तरफ से सील कर दिया, और ऊपर नीचे से हमने पत्थर के 2 प्लेट रख के उसको कंप्रेस किया। नाउ वाटर इज इनकंप्रेसेबल, पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड चेंज टू, सॉरी, गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड चेंज टू लिक्विड, सॉलिड्स, लिक्विड और सॉरी, सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड चेंज टू सॉलिड, लेकिन उसके लिए इंटेंस प्रेशर चाहिए। अब इतना इंटेंस प्रेशर भी नहीं रहा है कि भाई जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। प्रेशर तो बना, अब इस प्रेशर को हम कहेंगे लिथोस्फीयरिक प्रेशर, मतलब कि उसके ऊपर एक और लेयर आ गया। सो अब जैसे इस लेयर का पंचर बनेगा, पानी सीधा फ्रैक्चर्स में जाएगा ना? फ्रैक्चर इन, अगर फ्रैक्चर है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्चर नहीं है और जैसे ही आपने पंचर किया तो पानी सीधा कहाँ गया? ऊपर ऊपर आ जाएगा। और आपने बहुत बार देखा होगा कि पानी का ड्रिल किया, ड्रिल कर रहे वाटर के लिए, और धाड़ करके पानी का फवारा हाँ, बाहर आ गया। एकदम। समझ में आया वो क्यों पानी का फवारा बाहर आ रहा है? Yes. क्योंकि यस, क्योंकि ऊपर का लेयर भी कन्फाइंड था, नीचे का लेयर पानी बीच में था, पानी और वो जो लेयर था वो तो कंप्रेस था, तो उसको सिर्फ बलून की तरह, बलून में जैसे ही पिन पंच हुआ हवा बाहर, जैसे ही पंच हुआ फोर्स के साथ पानी बाहर, फिर धीरे 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 जो है वो फोर्स जो है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पर सबमर्सिबल मोटर लगा देंगे और यहाँ से फिर पानी हम लोग पंप कर सकते हैं। पंप कर यस सकते और नो? हैं। सो ये जो प्रेशर वाला जो एक्यूफर बनेगा ना, उसको हम कहेंगे कन्फाइंड। क्या नाम देंगे उसको? कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब कि 2 नॉन परमेबल यूनिट के अंदर वो सैंडविच कंप्रेस्ड हुआ है, और दूसरा है अनकन्फाइंड, मतलब कि सरफेस के थोड़ा सा नीचे, जैसे कि कन्फाइंड मतलब जिसमें मतलब पानी मतलब होगा ही 100%, उस तरह से 100% कन्फाइंड। होगा। यस, 100% यस, होगा और प्रेशर के साथ होगा। ओके। अनकन्फाइंड मतलब कि रिवर बह रही है, उसके बाजू में खेत है, मैं थोड़ा सा भी ड्रिल करूंगा तो मेरे पास पानी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही समर आएगा रिवर भी खाली हो जाएगी तो मेरा पानी भी चला जाएगा, तो उसे हम तो अनकन्फाइंड शैलो यस, कह सकते हैं जिसको हम। चलो चलो चलो, यस यस। ओके। हाँ, अभी फायदा क्या है, जब भी हम जियोलॉजिकली हाइड्रोजियोलॉजिकली ड्रिल करते हैं ना, तो वी यूज टू ड्रिल अप टू कन्फाइंड। अनकन्फाइंड का भी, कन्फाइंड का भी पार्ट मिल जाएगा, और बारिश के टाइम पे हमें अनकन्फाइंड का भी पानी हमारे वेल में आ जाएगा। समझ में आया आपको? थोड़ा क्लियर नहीं यस, हुआ है, वापस ओके, थोड़ा नो प्रॉब्लम, explain। नो प्रॉब्लम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, राइट हैंड साइड में 2 वेल है, एक सिर्फ अनकन्फाइंड में है और दूसरी जो है वो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों में से पार हो रही है। देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाली है वो दोनों में से जा रही है, और जो सेकंड लास्ट है वो सिर्फ अनकन्फाइंड ऊपर वाले पानी के अंदर जा रही है। यस, देखिए आपको 2। यस यस Yes, yes। यस, ओके, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो अभी ठीक है। समझ लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर है, ये बेचारा फार्मर जो है, ही इज वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत बढ़िया मॉनसून हुआ, बहुत सारा पानी हुआ। उनको लगा कि अरे यार, मेरे देखो, मैंने तो इतना ड्रिल कर दिया और मेरे कुएं में पानी आ गया, आई एम वेरी लकी पर्सन। और जो बाजू वाला था, उनने 1 लाख रुपए और ज्यादा डाल के लेकिन नीचे तक पंचर किया कि नहीं, मुझे इतना लकी नहीं बनना है, मुझे सारा साइंस यूज करना है और मैं कन्फाइंड एक्यूफर तक पंचर करूंगा, ड्रिल करूंगा। अभी क्या हो रहा है, समर आएगा ना, तो भाई साहब ये जो पहला वाला जो लकी पर्सन था ना, उसका पानी चला जाएगा, क्योंकि वो तो बारिश का जितना पानी स्टोर कर लिया था ऊपर वाले सरफेस ने, उतना पानी उसने एक्सप्लॉइट कर लिया। अब उसके पास पानी है, क्योंकि उसका तो कन्फाइंड एक्यूफर में ड्रिल हुआ ही नहीं है। और जो दूसरा वाला था जिसने साइंस यूज किया और नीचे तक पंचर किया, वो समर में भी अपना जो है वो प्लांटेशन करेगा। गॉट द थिंग्स? यू गॉट क्लियर? बट वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा पानी को। पानी ज्यादा एक्सप्लोइट नहीं हो रहा है ना,
पानी तो ऑलरेडी मतलब उधर अगर वो कन्फाइंड में चला गया तो ऑब्वियसली नहीं तो उसके पास में पानी। नहीं, कन्फाइंड इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स, हाँ, बट आई दोनों थिंक नेचुरल सोर्सेज है। कन्फाइंड में तो ये कह सकते हैं कि पानी लंबे समय तक रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पानी हम सबको चाहिए और दैट इज अ नेचुरल सोर्स। बारिश आएगी तो आप देख सकते हैं कि कन्फाइंड भी यहाँ से रिचार्ज हो रहा है, और हमें यही रिचार्ज एरिया चाहिए। हमें अनकन्फाइंड कम रिचार्ज चाहिए, हमें कन्फाइंड ज्यादा रिचार्ज चाहिए। गॉट द थिंग्स अभी? यू हाँ, कैन मेरा सी पॉइंट कुछ और था, रिचार्ज से ज्यादा मेरा ये था एक्सकेवेशन का, जो नहीं नहीं नहीं, जितना अभी एक्सट्रैक्ट का। हाँ, नहीं, एक्सट्रैक्शन अब का अभी था आप एक्चुअली। अभी आप समझिए। मैं अब थोड़ा सा हाँ, फ्लैशबैक पे जा रहा हूँ। सी, हम लोगों ने स्ट्रेटिग्राफी में देखा कि सारे लेयर्स, तो देखो हमने 4 लेयर्स पढ़े यहाँ पर। फिर हमने स्ट्रक्चर में देखा कि भाई हमें जमीन का स्लोप क्या है, हमारा जो बेड जो वो किस तरफ डिप कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अगर हमने सब एनालिसिस किया तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कन्फाइंड वाला जो सैंडस्टोन है, मतलब कि सेडिमेंट्री हमने पढ़ा, मटेरियल हमने देखा कि भाई यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है, गांव यहाँ पर है। सी अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी बेसिक और वेरी वेरी क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जैसे कि भूज शहर है, और ये भूज शहर से 10 किलोमीटर दूर है। भूज शहर ये वाला पानी ले रहा है, यहाँ पर आप ड्रिल करो, यहाँ तक रिचार्ज नहीं जाएगा। वही रिचार्ज स्ट्रक्चर आप 10 किलोमीटर दूर बना रहे, सीधा पानी कहाँ जा रहा है? कन्फाइंड एक्यूफर में। आप सरफेसल वाटर मतलब कि रेन वाटर को डायरेक्टली रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में डाल रहे हो। समझ में आया आपको? गॉट द थिंग्स? यस यस। इतना बढ़िया जी काम हो रहा है। जी। वही पानी जो रन ऑफ में वेस्ट हो रहा था, चाहे वो अभी देखो आप एक्स्ट्रा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम वो हमारे पर्व्यू में नहीं है। लेकिन रिचार्ज हमारे पर्व्यू में, और उसके लिए साइंस हमारे पर्व्यू में, कि भाई हम उस साइंस को यूज करें। हम ऐसे जोन्स तो ढूंढते हैं क्या कि जो इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या ये है कि हर किसी को डीप वेल ही खोदना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी पता चलना चाहिए कि हमारे कितने कन्फाइंड है। किसी के पास कन्फाइंड सरफेस भी मिल जाएगा, चलो यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर लेयर टूट गया और वही कन्फाइंड ऊपर आ गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर लंबे समय तक पानी चाहिए तो कन्फाइंड चाहिए। यस सर। ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, दैट इंडिकेट्स ये जो शैलो एक्वीफर या डीप एक्वीफर सिस्टम जो है, इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट। मैंने दोनों में मैनेजमेंट करने की कहीं जरूरत है। कौन सा अच्छा कौन सा बुरा उस एनालिसिस में हम अभी नहीं जाएंगे, बट ये सारे टॉपिक के ऊपर हम आगे, इसी के ऊपर तो पूरा यस कोर्स है, ये एग्जैक्टली, पूरा साल इसी के ऊपर हमें बिता रहा है कि डिप लेना चाहिए या या क्या करना शैलो वाला करना चाहिए, लेकिन मैटर इज मैनेजमेंट। दिस ये भी इज साइंस की बात है। दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। समझिए, अभी तो आपने जस्ट टच किया और आपके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। हमें लगता है कि क्या ये तो बिल्कुल, ये आप जब भी पहली बार देखोगे तब लगेगा कि बेचारा क्यों सर्वे कर रहा है, ये इधर क्यों सर्वे कर रहा है, लेकिन अब आप समझ में आ गया कि वो इतना सर्वे क्यों कर रहा है। ओके, और बहुत सारी एप्लीकेशन है, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी अभी हमने स्टडी कर ही ली है। वाटर बैलेंस निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर बैलेंस, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन अ फुल कोर्स। ओके, सो आई एंड माय लेक्चर हियर।